स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नई क्लास। इसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री की क्लासेस आपको जैसे कि बैक टू बैक मिल रही होंगी। और ये सारी जो क्लासेस हैं हमारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी तक सारे इसी क्लास से अंतर्गत आएगा। और आपको बता दूँ ये दोस्तों, ये जो स्पेशल क्लासेस हैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और आपसे एक गुजारिश है कि इस क्लास के साथ नोट्स भी तैयार करते रहें। नोट्स बनाने से क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं और याद करने में आसानी रहती है। हम इसलिए PDF वगैरह का जो मामला होता है वो आपके लिए नहीं लेके आते हैं कि PDF बच्चे क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको देखते तक नहीं है। ऐसा ही करंट अफेयर्स में होता है। तो इसी प्रकार आपको करंट अफेयर्स के और हिस्ट्री के भी नोट्स साथ ही साथ बनाने हैं। इससे दोनों चीज़ें होंगी, एक बार वीडियो को देखने पर याद होगा और उसके बाद जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादातर माइंड में बहुत टाइम तक रिकॉल रहती हैं और उनको आसानी से याद करने में आसानी रहती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसके अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो था वह 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख था। वो इसलिए था क्योंकि इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण जिलों में भी भूमिका निभाता था। और यह साम्राज्य इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर जो सैन्य शक्ति का उद्भव हुआ और विभिन्न जो हमारे शासक हुए उन्होंने एक साम्राज्यवादी विस्तार के रूप में अपना साम्राज्य फैलाया। तो मगध साम्राज्य के बारे में आइए जानते हैं। इस पर शासन करने वाले प्रमुख 3 वंश हुए शुरुआत में, जिसमें पहला है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। इसको आप ऐसे याद कर लेना HSN। सबसे पहला कौन सा आया? हर्यक वंश, यानी S फॉर शिशुनाग वंश और N फॉर नंद वंश। ये इनका क्रम है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीनों का क्रम क्या है, या उसमें हर ऑप्शन दे देगा और तीनों का क्रम का ऑर्डर लगवाएगा आपसे। आगे बात करते हैं। नंदों का समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की, यानी जब अंतिम वंश जो था नंद वंश उसकी जो पतन हो गया तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, जो जैसा कि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। अब बात करते हैं पहले वंश के हर्यक वंश से। हर्यक वंश में क्या हुआ, इसका जो पहला शासक था उसका नाम था बिंबसार। क्या नाम था? बिंबसार। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उनके जो पिता थे उनका नाम था भट्टेय। क्या नाम था? भट्टेय। आगे बात करते हैं। बिंबिसार की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगृह, जिसको हम गिरिव्रज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिव्रज। इसका जो शासन काल का समय था वो 544 से 49 ईसा पूर्व था, जो कि हमको बौद्ध धर्म के जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे उनके समकालीन था यह शासक। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शासक बौद्ध समकालीन है, तो हर्यक वंश का जो हमारा बिंबिसार शासक है वह बौद्ध समकालीन है। आगे बात करते हैं। मद्र, कौशल, लिच्छवी और गांधार से विवाह संबंध इन्होंने स्थापित किए। देखो, बिंबिसार की एक नीति थी, यह अपने जो साम्राज्य का विस्तार करता था वो विवाह संबंधों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब हमारे उनसे विवाह संबंध उनके स्थापित हो जाते थे तो क्या होता था, अपना राज्य भी और उनके राज्य भी उनके आधिपत्य में आ जाता था। तो इन्होंने विवाह संबंध की नीति अपनाई। यह बौद्ध का समकालीन था, जैसा कि हम बता चुके हैं। और जो हमारा मगध साम्राज्य का हर्यक वंश है, यानी हर्यक वंश में जो बिंबिसार के जो राज्यवैद थे उनका नाम था जीवक। यानी बिंबिसार का जो राज्यवैद था उसका नाम क्या था? जीवक। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु, जिसको हम कुणिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुणिक, ने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, पहले बहुत पुराने टाइम से रीति चली आ रही है कि बहुत सारे शासकों ने अपने पिता की हत्या कर अपनी गद्दी अपनाई, जैसा कि औरंगजेब, और मुगल काल में बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं। तो इसी प्रकार हर्यक वंश में जो अजातशत्रु था, कुणिक जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने भी बिंबिसार की हत्या कर, अपने पिता की हत्या कर शासन स्थापित किया। और अजातशत्रु ने जो अपनी नीति अपनाई वो युद्ध विजय की नीति अपनाई। अजातशत्रु
युद्ध में विश्वास करता था। उसका मानना ये था कि अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार युद्ध पूर्ण तरीके से कराया जा सकता है। तो दोनों की नीतियों में डिफरेंस है। पहला याद रखना कि बिंबिसार की जो नीति थी वो वैवाहिक संबंधों से स्थापित होती थी, और दूसरा अजातशत्रु की युद्ध विजय से। अब बात करते हैं अगले लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु राजगृह में एक किला का निर्माण करवाया। यहाँ पर जो लिच्छवी जो हमारा जो महाजनपद काल का एक राज्य था, उसने उसके जो आक्रमणकारी थे उनसे सुरक्षा के लिए राजगृह में एक किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अजातशत्रु ने। आगे बात करते हैं रथमूसल, महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, जो क्या नाम है उसका, बाहुबली में देखा होगा कि जो वो होता है, क्या कहते हैं, राणा दुग्गवती नाम का जो एक किरदार है, उसने क्या किया, अपने रथ में एक चक्र वगैरह सा वो लगवा दिया और वो सेना को ऐसे ही काट डालता था। तो उसी प्रकार वही चीज है रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये ऐसे हथियार थे जो रथ में लगाए जाते थे और युद्ध करने में उनको आसानी होती थी। बात करते हैं आगे। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। यानी अजातशत्रु के बाद कौन शासक बना? उदयन। दोस्तों याद रखना, इसका ऑर्डर हमेशा याद रखना। पहले कौन आया हर्यक वंश में? बिंबिसार। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बना। उसके बाद उदयन। उदयन कैसा था? उदयन जैन धर्मावलंबी था। यानी उदयन जो था वो जैन धर्म को मानने वाला था। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुसुमपुरा। याद रखना। इसके बाद बात करते हैं अगले वंश की, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश में क्या हुआ? शिशुनाग वंश में नागदास की हत्या कर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ नागदास, उसकी जो हत्या की और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं आगे। इसने वत्स कौशल को मगध में मिला लिया। यानी जो अन्य साम्राज्य थे महाजनपद काल के, वत्स और कौशल को भी मगध में मिला लिया। आगे शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी राजधानी बनाया। यानी शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया था और उसके बाद जो अगली राजधानी थी वैशाली, उसको भी अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। यानी शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी हुआ शिशुनाग के बाद वह कालाशोक हुआ। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, वो कालाशोक के समय पर हुई थी। इस बात को याद रखना है। बात करते हैं अगले एक वंश, नंदवंश की। नंदवंश में क्या हुआ? अंतिम शासक नंदिवर्धन की हत्या कर महापद्म नंद ने स्थापना की। यानी शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, कौन सा? नंदिवर्धन। उसकी हत्या करके महापद्म नंद ने स्थापना की। आगे बौद्ध ग्रंथ महाबोधि में उसे उग्रसेन कहा है। याद रखना, क्या कहा है? उग्रसेन। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको याद से नोट करते रहना और समझते रहना। आगे बात करते हैं पुराणों में महापद्म नंद को क्या कहा है? सर्व शत्रांतक। यानी सर्व शत्रांतक यानी सभी का नाश करने वाला। दूसरा एकराट्य। क्या कहा गया? एकराट्य कहा गया है। याद रखना। हाँ, आगे बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका विजय है, तो कलिंग विजय का उल्लेख है। मगध को विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। किसने? कलिंग, मतलब जो हमारे महापद्म नंद का था उसने मगध को क्या कर दिया? विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। यानी एक वीर शासक था। आगे बात करते हैं घनानंद अंतिम शासक था इसका, नंदवंश का। इसने क्या किया? पश्चिम उत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ। यानी घनानंद के समय पर पश्चिमोत्तर जो भारत था उस समय पर जो घनानंद के समय में आक्रमण हुआ। घनानंद के दौरान जनता के असंतोष के लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ घनानंद,
उसके जो वो क्या था, उसके से जनता जो थी वो बहुत रुष्ट थी, यानी असंतोष थी। तो उसका लाभ उठाकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से की? चाणक्य की सहायता से। तो यहाँ पर हमारे तीनों वंश खत्म होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मगध के उत्थान के क्या कारण थे। यानी 16 महाजनपदों में मगध एक उभरी हुई शक्ति उभरकर कैसे आया, उसका रीजन क्या था। तो समझते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों की कृषि योग्य भूमि, यानी गंगा और उसकी जो सहायक नदियां थी, यमुना वगैरह, बहुत सारी, भागीरथी वगैरह, तो उन्होंने क्या हुआ, उसकी जो कृषि योग्य भूमि थी, जैसा कि आज भी उपजाऊ मैदान है गंगा यमुना वाला, तो उस समय पर जो जनता थी, वहां के जनता के लिए बहुत सारी उसकी जो जितनी भी उपयोगिता थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कृषि योग्य भूमि थी। तो इस समय पर इसका एक रीजन यह भी है। दूसरा, राजधानी पाटलिपुत्र एक जलदुर्ग था। यानी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वो चारों ओर से नदियों से घिरी हुई थी, और सीधी सी बात है, जहाँ राजधानी होती है वहां पर शासक बैठता है, वहां से शासन करता है। तो इस पर आक्रमण भी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि चारों ओर जल बना हुआ था। बात करते हैं आगे। व्यापार का केंद्र था, यानी मगध साम्राज्य एक व्यापार का केंद्र था। सीधी सी बात है, वहां पर जहां पर व्यापार होगा वहां पर कच्चा माल वगैरह सारी चीजें सुविधा से मिल जाएंगी, जो कि कृषि भूमि के लिए आसान है। इसके बाद जिससे आर्थिक रूप से समृद्ध था, और आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण यहाँ पर व्यापार वगैरह आसानी से होता था, लोग आसानी से व्यापार करते थे, इसलिए मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। आगे बात करते हैं। घने जंगल, हाथियों का उपयोग सैन्य शक्तियों के रूप में होता था। यानी यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल थे, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जंगल थे, घने जंगल थे, जहाँ पर जंगली हाथी वगैरह मिलते थे, जो कि हमारे जो मतलब युद्ध वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जैसा कि देखा होगा, युद्ध में हाथियों का यूज़ और घोड़ों का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आसानी से बलशाली हाथी मिल जाते थे। दूसरा, लौ खदानें वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती थी। लौ खदानों से क्या होता था, हथियार वगैरह बनाए जाते थे युद्ध के, जिससे जहाँ पर जो शासक वहाँ पर राज करता था उसके अंडर में सारी खदानें वगैरह होती थी, और जंगलों पर भी उसका राज होता था। तो अपने राज्य के हिसाब से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले लेता था। बात करते हैं आगे। साम्राज्यवादी शासक और जनसंख्या का उपयोग। यानी जितने भी यहाँ पर शासक हुए वे सारे साम्राज्यवादी शासक थे। यानी वे ऐसे शासक नहीं हुए जो एक समय एक ही जगह पर बैठकर संतोष किया। उन्होंने हमेशा अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, और जनसंख्या का अच्छा उपयोग किया। यानी सीधी सी बात है, जहाँ पर राजा ये मतलब शासन करता है तो उसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। बिना जनता के राजा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से बात करते हैं आगे विदेशी आक्रमणों की। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किन्होंने किया? तो ईरान के शासक कौन? हकमनी वंश का दारा प्रथम था। यानी हकमनी वंश का दारा प्रथम ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। आपने सुना होगा कि मुस्लिम पहला आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसी प्रकार उससे भी पहला आक्रमण किसने किया था? तो ईरान ने। यह विदेशी आक्रमण कहा जाता है। आगे बात करते हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। इस डेट को याद रखनी है आपको। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो यूनान के मकदूनिया का शासक था। ये याद रखना, यूनान का जो मकदूनिया शहर है उसका शासक था। इसने 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया। यानी जब ये मकदूनिया का शासक था तो इसने क्या किया? बल्ख, जिसे हम बैक्ट्रिया बोलते हैं, उसको जीता उसने। इसके बाद काबुल होते हुए, जैसा कि आपको पता है, भारत देश जो हमारा है, जो भारत देश है, इधर साइड काबुल वगैरह है, तो इधर से बैक्ट्रिया वगैरह को जीतकर काबुल होते हुए यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत को पार कर गया और भारत में एंटर हो गया। इसके बाद क्या है? सिकंदर कौन था? अरस्तु का शिष्य था। याद रखना, मकदूनिया का शासक जो अरस्तु का शिष्य था। इसके बाद इसके समय भारत पोरस अम्बी तक्षशाली का शासक था। यानी इसके समय में जो भारत पर जो शासन करता था, पोरस करता था। कहाँ पर? पंजाब का शासक था पोरस। और यह अम्बी जो जगह है, ये जिसे हम तक्षशिला भी बोलते हैं,
वहाँ पर इसका शासन था। आपने सुना होगा सिकंदर का जो नाटक भी आता है एक पोरस का, उसमें पोरस और सिकंदर की लड़ाई दिखाई गई है। तो सिकंदर मेन चीज क्या है, पोरस के साथ साथ हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ, यानी ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। सिकंदर और पोरस का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसको नाम कहते हैं हाइडेस्पेस का युद्ध, और इसे झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, पोरस को बंदी बना लिया गया और सिकंदर ने आक्रमण करने में सफल हो गया, यानी उसने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे बात करते हैं 326 ईसा पूर्व, व्यास नदी को पार करने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया, यानी 326 ईसा पूर्व में ही जब उसने पोरस को बंदी बना लिया था, तो उस समय पर क्या हुआ, उसके जो सैनिक थे जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, बीच में एक सरस्वती नदी पड़ गई, व्यास नदी पड़ गई। व्यास नदी को पार करने से उसने मना कर दिया उनके शासकों ने, और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और आगे यूनान जाते समय बेबीलोन की एक जगह है, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से सिकंदर वापस चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव हुए। भारत एवं यूनान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए, यानी जब सिकंदर भारत आया तो वहां से भारत के बहुत सारे व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। आगे हिंदू यवन राज्यों का स्थापना हुई, यानी हिंदू यवन शासकों की राज्यों की वहां पर स्थापना हुई थी। भारतीयों को नक्षत्र और शास्त्र का ज्ञान भी ईरानियों ने कराया। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने ही भारतीयों को हमारे नक्षत्र जो ज्ञान होता है, नक्षत्र शास्त्र का, उसका ज्ञान कराया, और सिक्कों की ढलाई, यानी सिक्कों की ढलाई से भी परिचय कराया। आगे बात करते हैं भारतीय स्थापत्य तथा शिल्प कला पर यूनानियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, यानी हमारे जो भारत देश की जो स्थापत्य कला थी उसमें यूनानियों का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों ये वीडियो जो है बिल्कुल फ्री में है, और इसको नोट्स आप अच्छे से तैयार करें, इससे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। क्योंकि पीडीएफ से क्या होता है, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद हम लोग भूल जाते हैं, उनको देखना भी बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब भी मोबाइल लेने के लिए, पीडीएफ देखने के लिए मोबाइल लेते हैं तो हमारा ध्यान किसी और चीज़ में चलाता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब वगैरह, जो टाइम पास की चीज़ें होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाएं और अपनी अच्छी तैयारी को एक मौका दें। थैंक यू।